हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इतिहास में शब्दावलियाँ देख रहे थे, जिसमें हम प्राचीन कालीन शब्दावलियाँ देख चुके थे और हमारी मध्यकालीन शब्दावलियाँ शुरू हो गई थी, जिसमें मध्यकालीन शब्दावलियों में हम सरदेशमुखी तक आ चुके थे। उसके बाद हम देखेंगे सराय। सराय क्या है? सराय मध्यकालीन इतिहास में यात्रियों, सौदागरों आदि के जो ठहरने का स्थान होता था और यहाँ पर उनको खाने पीने, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी होती थी। उसके बाद है हमारा पोलीगर। पोलीगर क्या है? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे शासक जिन्हें पराजित करने के बाद उनका राज्य लौटा दिया जाता था और इन पराजित शासकों को अपने शासनाधीन क्षेत्र के एक निश्चित भाग में विजयनगर साम्राज्य द्वारा नियुक्त सैनिक सरदारों को दिया जाता था, निश्चित जो भाग था, और ये सैनिक सरदार अथवा नायक पोलीगर कहलाते थे। उसके बाद है जागीर अथवा तुयुल भी कह सकते हैं हम जागीर को। जमीन की इकाई थी जिससे मिला राजस्व मनसबदारों को उनके वेतन के स्थान पर दिया जाता था। वेतन के स्थान पर दी जाने वाली जागीर को तनख्वाह जागीर कहते थे। तनख्वाह जागीर, वेतन के स्थान पर दी जाने वाली जागीर को। इसके अलावा वेतन जागीर भी थे जो स्वतंत्र सरदारों के थे। उसके बाद देखेंगे हम शरीयत, जिसे इस्लामी कानून के नाम से जाना जाता है। इसे दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला कुरान, दूसरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दी गई मशालें, जिन्हें सुन्नत के नाम से जाना जाता है। मिसाल, इस कानून को बनाने की प्रक्रिया को फतवा कहते थे। उसके बाद है हमारा दस्तूर। मुगल काल में आधुनिक जिला इकाई के रूप में दस्तूर कहा जाता था। जो आज के आधुनिक काल में देखें तो जिला इकाई है, जिले को दस्तूर कहते थे मुगल काल में, जिसके अंतर्गत गांवों का एक समूह होता था और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। दस्तूर में एक फौजदार सैनिक अधिकारी होता था और जिसका कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था, और एक अयल गुजार होता था जो आय व्यय का विवरण रखता था। जिले लेवल पर दो अधिकारी होते थे। फौजदार सैनिक से संबंधित कार्य करता था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। दूसरा था अयल गुजार, जो आय व्यय का जोखा विवरण वगैरह रखता था। उसके बाद है हमारा मनसब। मनसब क्या है? मुगलों के शासन काल में मनसब, मनसब का मतलब होता है पद। इसका अर्थ था उसके पास पाने वाले की, मतलब मनसब पाने वाले की प्रशासनिक स्थिति। पद के अलावा यह उसके वेतन, घोड़े, सैनिक और उपकरणों के साथ रखने की क्षमता भी दर्शाता था। ये ऐसी प्रथा थी जिसमें सैनिक असैनिक प्रशासन के सभी एक में मिले हुए थे। प्रशासन जो था सारा एक ही में ही मिला हुआ था, और मुगल काल में इसे अकबर ने प्रारंभ किया था अपने प्रशासन में। दूसरा है देशमुख। देशमुख जो थे शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अनेक छोटी छोटी अर्ध स्वतंत्र इकाइयों में गठित था और इन इकाइयों के स्वामियों को देशमुख कहा जाता था। इन्हें पराजित कर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था शिवाजी ने, और इन पर वंशानुगत सरदेशमुखी कर लगाया गया था। उसके बाद है नाडु। चोल साम्राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अनेक मंडलों या प्रांतों में विभक्त किया गया था, और प्रांत जो थे वलनाडु या कोट्टम में बटे हुए थे। वलनाडु या कोट्टम कुछ भी कह सकते थे, मतलब दोनों चीज़ें ही कहते थे, प्रांतों के नाम थे दोनों। नाडु आधुनिक जिले के शासन के समान इकाई थी और इसका मुख्य कार्य था भू राजस्व का प्रबंधन करना। किसी को भू राजस्व में छूट दिलवाने का अधिकार था। यह मंदिर के प्रबंधन का कार्य भी करती थी नाडु जो थी। नाडु, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। उसके बाद देखते हैं हम उर क्या था। चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी संस्था ग्राम सभा थी। प्रत्येक ग्राम सभा के अपनी एक सभा होती थी और इस ग्राम की मुख्य संस्था को सभा या उर कहा जाता था, जो प्राय केंद्र नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र रूप से शासन संचालित करती थी। उसके बाद था फरमान। फरमान राजाज्ञा द्वारा, राजा की जो आज्ञा थी ना, उसके द्वारा जो सरकारी आदेश मध्यकाल में जारी किए जाते थे उसे फरमान कहा जाता था। उसके बाद आता है हम यहाँ ये जो शब्दावलियाँ शुरू हो गई, ये आधुनिक काल की शब्दावलियाँ शुरू हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले हम सत्याग्रह देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह गांधी का अचूक अस्त्र था और यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। भारत में गांधी जी ने पहली बार बिहार के चंपारण जिले में 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग किया और दूसरी बार 1918 में अहमदाबाद
और तीसरी बार गुजरात के खेड़ा में शुरू किया गया था। जनमानस आसानी से इसकी ओर आकर्षित होता था जो सत्याग्रह था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, प्रसिद्धि काफ़ी हासिल करी इसने। उसके बाद आता स्वदेशी। स्वदेशी क्या होता है? जो अपने देश, अपना हो या अपने देश का हो। स्वदेशी देखते हैं। यह एक आंदोलन था जिसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। इस आंदोलन ने भारतीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को काफ़ी हानि भी हुई। उसके बाद देखते हैं संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। संप्रदायवाद क्या है? यह विचारधारा है जिसमें संप्रदाय के आधार पर व्यक्तिगत हितों तथा विरोधों को निर्धारित किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में संप्रदायवादी प्रवृत्तियों के विस्तार की मुख्य वजह अल्पसंख्यक मुसलमानों द्वारा बहुसंख्यक हिंदुओं के व्यापार, उद्योग, सरकारी नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय में प्रभुत्व के विरोध स्वरूप विकसित हुई। अंग्रेजों के आने पर मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षति भी उठानी पड़ी। पश्चिम ज्ञान का विरोध व्यापार तथा उद्योग से विमुख और सामंती प्रवृत्तियों की बहलता की वजह से थे। ये लोग पिछड़ गए थे इन सब चीज़ों की वजह से। और 1857 के विद्रोह की विफलता ने मुसलमानों को और नुकसान पहुंचाया। स्कूल और महाविद्यालयों में इतिहास शिक्षण पद्धति ने भी सांप्रदायिक विचारों को प्रबल बनाया। कहीं पर संप्रदायवाद ये है कि दो धर्मों का आपस में जो मतभेद हो जाए। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे उस टाइम पर हिंदू और मुसलमान ही थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, यहाँ पर शासन संचालन था, दोनों ही संप्रदायों का था। ये नहीं कि मुसलमानों को ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा या हिंदुओं को ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, दोनों ही धर्म पंथों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था इन अंग्रेजों के आने के कारण। प्राच्यवाद एक वैचारिक अवधारणा है जिसका सर्वप्रथम विकास भूमध्य सागरीय यूरोपीय देशों ने पनपी, जिसके अनुसार यूरोपीय राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद को उभरने के लिए अपने अतीत को गौरवगान किया था। 19वीं शताब्दी में भारतीय विद्वानों ने भी भारतीयों को अपने अतीत से प्रेरणा लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसको बोलते हैं प्राच्यवाद। एक है प्राच्य निरंकुशतावाद, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। उसके बाद देखते हैं हम औद्योगिकीकरण। भारत में ब्रिटिश आगमन के साथ ही भारतीय उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया था और इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ थीं। हथकरघा, बुनाई, कताई उद्योग, सिल्क, ऊन उद्योग, कच्चे बर्तन, शीशा, कागज़, धातु, चमड़ा, रंगाई उद्योग आदि ब्रिटिश नीतियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ये उद्योग हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे ब्रिटिश नीतियों से। भारत में मशीन युग की शुरुआत 1850 में सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और कोयला उत्खनन उद्योग के साथ शुरू होती है। 19वीं शताब्दी में पौधारोपण उद्योग का विकास, जैसे कि अफीम, चाय, कॉफ़ी आदि, ब्रिटिश भारतीय आर्थिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय औद्योगिक विकास की निम्न विशेषताएं हैं, यहाँ पर थोड़ा विस्तार में दे दिया गया है। विशेषताएं देख लेते हैं भारतीय औद्योगिक विकास की। भारतीय उद्योगों का कम विकास करना और इसके द्वारा देसी हथकरघों के उत्पादन और रोजगार दोनों की तुलना में हुई क्षति को पूरा करने में असमर्थ। यह भारतीय औद्योगिक विकास की निम्न विशेषताएं। भारी और पूंजीगत वस्तु के उद्योगों की अनुपस्थिति। अगर मैं यहाँ पर विस्तार से बताऊंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और शब्दावलियाँ हमारी रह जाएंगी, इसलिए हम पहले शब्दावलियाँ ही देख लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण भारत में 19वीं शताब्दी में एक ऐसी नवीन चेतना जागृत हुई जिसे भारतीय पुनर्जागरण या नवजागरण कहा जाता है। इसका उदय हुआ और जिसने देश के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों को निम्न रूपों में व्यक्त कर सकते हैं हम, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, भारत में अतीत की पुनर्स्थापना, रचनात्मक साहित्य, ईसाई मिशनरियों का दुष्प्रभाव। उसके बाद देखते हैं हम आर्थिक अपवहन। इस सिद्धांत का प्रतिपादक सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादन जो किया था, दादाभाई नौरोजी ने किया था अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। भारत में पूंजी का संयम नहीं हो पा रहा है और भारतीय उद्योगों का पतन हो रहा है। भारत की इस स्थिति के लिए धन का निष्कासन ही उत्तरदायी था, ऐसा इन्होंने
डिस्क्राइब किया था, विवरण दिया था इसमें। अंग्रेजों ने 20 वर्षों के दौरान भारत में जो भी पाया उसका बहुत बड़ा हिसाब उसे चुकाना पड़ा। भारत का जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास अंग्रेजों के कारण हुआ, उसके अनुपात में भारत को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी और अंग्रेजों ने भारत को अमीरों के बावजूद गरीब मुल्क बनाकर छोड़ दिया। अंग्रेजों ने धन का दोहन काफ़ी किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त ने और दादा भाई ने और उसके अलावा और भी लोग थे, दोहन के नाम, आर्थिक दोहन का नाम से पुकारते हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद देखते हैं हम उपनिवेशवाद। किसी एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे पर अधिकार, उसकी स्वतंत्रता का हनन करना, उसका आर्थिक शोषण करना, उसकी सभ्यता और संस्कृति पर अधिकार करना उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है। अर्थात एक देश के शासन व्यवस्था का संचालन दूसरे देश के बिना किसी उत्तरदायित्व के निर्वाह के किया जाता है। जैसे ब्रिटेन ने उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता का हनन किया। ये फॉर एग्जाम्पल, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपनिवेशवाद। परमोच्च शक्ति। परमोच्च शक्ति जो है, इसका प्रयोग भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए किया जाता था, जिस पर भारत की जनता का कोई नियंत्रण नहीं था। भारत में शासन व्यवस्था का संचालन ब्रिटिश क्राउन 1858 के अधीन जो एक्ट आया था, भारत राज्य सचिव द्वारा किया जाता था। दूसरा है द्वैध शासन। द्वैध शासन से तात्पर्य ऐसी दोहरी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारी द्वारा किया जाता हो जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। जैसे हमारे यहाँ पर द्वैध शासन आया था 1919 के एक्ट में। और द्विसदन अलग होता, वो सदन में आता है, और द्वैध शासन पूरे देश के लिए शासन, ये शासन व्यवस्था से संबंधित है। और जो द्विसदन है वो संसदीय प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं हम संघवाद। जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक इकाई राज्य की स्थापना करते हैं और कुछ सम्मिलित कार्य नवनिर्मित राज्य को सौंप देते हैं और शेष कार्यों के लिए स्वतंत्र रहते हैं, तो इसे ही संघ या संघवाद के रूप में जाना जाता है। संघवाद में लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है संघवाद में। उसके बाद आता है उपयोगितावाद। ये क्या है? उपयोगितावाद अधिकतम हित का सिद्धांत, जिसके अनुसार वही उद्देश्य वांछनीय है जो उपयोगी हैं और उपयोगी वह है जो अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम हित का साधन है। इसको कहते हैं उपयोगितावाद, अधिकतम उपयोग। एक है फिल्टर सिद्धांत या निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत इंग्लिश में फिल्टर सिद्धांत बोलते हैं, थ्योरी। इस सिद्धांत का संबंध लॉर्ड मैकाले से है। फिल्टर शिक्षा व्यवस्था से है, जिसके द्वारा ब्रिटिश शासन ने भारत के उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न किया और यह नीति आर्थिक विषमताओं, सीमित साधनों के कारण अपनाई गई थी। उसके बाद देखते हैं हम अग्रवर्ती। ब्रिटिश सरकार ने रूस के आक्रमण से भारत के बचाव के लिए जो नीति अपनाई उसे अग्रवर्ती नीति कहते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो यही आएगा इसका, किसी दूसरे देश के आक्रमण से भारत का, अपने देश का बचाव करना, वो होता अग्रवर्ती नीति। उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो थे लॉर्ड पामस्टन और ऑकलैंड। इस नीति के लॉर्ड पामस्टन और ऑकलैंड इस नीति के पक्षधर थे और इस नीति के द्वारा सरकार को अफ़गानिस्तान से अलग और दूसरे अफ़गानिस्तान फर्स्ट और सेकंड जो युद्ध हुआ था ना, अफ़गानिस्तान युद्ध, इस नीति के कारण ही हमें लड़ना पड़ा था। अंग्रेजों का यह कार्य अनैतिक और अव्यावहारिक माना जाता है। राज्य लोप नीति या हड़प नीति, इसका नाम सुनते ही सबको पता पड़ जाएगा, डलहौजी। इस नीति में लॉर्ड डलहौजी ने 1845-46 ईस्वी द्वारा अपने गवर्नर जनरल कार्य के दौरान किया था। दूसरे क्षेत्र को अपने मतलब हड़प लेना, अपने अंतर्गत कर लेना अपनी शक्ति से। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 में भारत में सहायक संधि की शुरुआत करते हैं और इस संधि के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी और उसका रखरखाव के लिए या तो धन अथवा भूभाग देना पड़ता था। और इस संधि के तहत सामान्यतः एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने दरबार में रखना पड़ता था और यह भी मान पड़ता था कि ब्रिटिशों को स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रखेगा और बंगाल के गवर्नर जनरल की सलाह के बिना किसी दूसरे शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। इसके बदले में कंपनी उसके दुश्मनों से रक्षा और वचन लेती थी और सहयोग के अंदरूनी मामलों की दखल न देने का वादा करती थी।
पहली बार हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 से 1800 ईस्वी तक का इनका काल था। हैदराबाद के निज़ाम यहाँ पर किया गया था इसका यूज। हड़प नीति, सहायक संधि नीति के अंतर्गत हैदराबाद को हड़पा गया था। सुधर्मवाद क्या है? शब्दावली के साथ साथ हम आधुनिक काल में जो ये हमारे देश से रिलेटेड, हमारे राष्ट्र से जो रिलेटेड है उसकी भी चर्चा की गई है, मतलब विस्तारपूर्ण व्याख्या भी कर दी गई है सुधर्मवाद की शब्दावली के साथ साथ, इन शब्दावलियों के साथ साथ जो हम ऊपर से अभी तक देखते आ रहे हैं। सुधर्मवाद क्या है? इंजीली चर्च के सिद्धांत के समर्थन या प्रतिपादक इंजीलीवादी आस्थावान लोगों धर्म ग्रंथों और उनकी सत्ता विशेषकर न्यू टेस्टामेंट को ही सर्वोपरि मानते हैं। चर्च की संस्थागत सत्ता का विरोध करते थे ये लोग। 18वीं-19वीं शताब्दी में प्रोटेस्ट चर्चा में यह आंदोलन चला और जिसमें पाप कृत्यों की अत्यधिक अनुभूति पर जोर दिया गया था। ये देखा जाए सुधर्मवाद तो पश्चिमी से स्टार्ट हुआ था, मतलब पश्चिमी देश से शुरू हुआ था। भूदान एक आंदोलन जो सर्वोदय के सिद्धांतों पर आधारित था और इस आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे थे। और भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिन लोगों के पास कृषि के लिए भूमि नहीं, उन ऐसे लोगों को अपनी भूमि के हिस्से में से कुछ भाग अपनी इच्छा से दें ताकि इन लोगों के जीवन का भरण पोषण हो सके और समाज में समानता और समरसता लाई जा सके। उसके बाद देखते हैं हम पंचशील के 5 सिद्धांत का प्रतिपादन भी भारत के शांति प्रिय का घोतक है और पंचशील से अभिप्राय आए हैं आचरण के 5 सिद्धांत। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांत के द्वारा राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के साथ आचरण के संबंध में निश्चित किए गए और ये सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा अनाक्रमण, मतलब आक्रमण नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ की बात की गई है। अंतिम है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात। और पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन पहली बार 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में किया गया था। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। पंचशील सिद्धांत आपसी विश्वासों का सिद्धांत है। उसके बाद देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। इस अवधारणा के प्रतिपादक हैं जेम कीन्स और इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र की स्थापना के साथ ही सरकार के द्वारा भी औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में निवेश किया जाता है, जिस मुख्य उद्देश्य देश की अधोसंरचना का निर्माण कर तीव्र आर्थिक विकास करना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों अवस्थाएं, दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। समाजवाद यह एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवाद व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। राजनीति के आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। समाजवाद की परिभाषा देना या करना कठिन है। यह सिद्धांत तथा आंदोलन दोनों ही है और यह विभिन्न ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करता है। बस हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा भी, ताकि हम आगे सुधार कर सकें और भी अच्छे से कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।